हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल के ऊपर। और यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 को। और इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, द कंपनी इस्टेब्लिशेस पावर। तो यहाँ पर इस चैप्टर को हम कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं, यानी कि वन शॉट में एक बार में पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और पूरा ये चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब इस चैप्टर को हमने एनसीईआरटी बुक के जरिए भी पढ़ाया है, तो आप अगर एनसीईआरटी बुक से लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप जाकर यहाँ पर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर जाकर डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, जहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा और साथ में दूसरे जितने भी चैप्टर्स हैं उनके भी प्लेलिस्ट के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर से पहले हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 जो था वो एक प्रकार का हमारा इंट्रोडक्शन था। तो इस चैप्टर को तो आपने पढ़ ही लिया होगा एनसीईआरटी बुक से भी और साथ में डिजिटल बोर्ड से भी। अब यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं, तो चैप्टर नंबर 2 में हम क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ने वाले हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी तो भारत में ट्रेड करने आई थी, व्यापार करने आई थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ, क्या क्या इवेंट हुए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत के इलाकों पर कब्जा करने लगी और भारत का एक सुप्रीम पावर बनकर बैठ गई। मतलब कि भारत पर उसने कब्जा कैसे किया, क्या क्या इवेंट हुए, पूरे प्रोसेस को हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद आगे और भी जो भी चैप्टर्स हैं आपको यहाँ पर सभी में लगभग आपको अंग्रेजों से रिलेटेड बातें ही पढ़नी है, ठीक है। तो यहां पर हमारा आ जाता है, कब आ जाता है हमारा पहला टॉपिक क्या है? एंड ऑफ मुगल एम्पायर। अब देखिए मुगल एम्पायर की यहां पर बात क्यों हो रही है? मुगल एम्पायर की बात इसलिए हो रही है क्योंकि मुगल एम्पायर जो है वो भारत के मतलब सभी इलाकों पर रूल करता था। तो यहां पर आप ये जो नक्शा देख रहे हैं, ये नक्शा है 1700 का। 1700 में जो मुगल एम्पायर था वो आज के अफगानिस्तान से लेकर इधर आपको बंगाल से आगे नॉर्थ ईस्ट वगैरह से लेकर इधर साउथ तक पूरा फैला हुआ था। और पूरे इलाके पर किसका शासन था? मुगल एम्पायर का शासन था। तो मुगल एम्पायर जो था वो तो भाई इतना बड़ा था, इतना काफी बड़ा साइज में था, पूरे इंडिया पर रूल कर रहा था। लेकिन क्या हुआ, मुगल एम्पायर जो था औरंगजेब के जाने के बाद जो मुगल एम्पायर था वो धीरे धीरे कमजोर होने लगा। औरंगजेब जो था वो लास्ट एक पावरफुल मुगल एम्परर था जिसका कि इस पूरे इलाके पर कंट्रोल था। अब जब 1707 में मुगल एम्परर औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उसके बाद बहुत सारे जो गवर्नर थे मुगल एम्पायर के, या फिर जो सूबेदार जिनको कहा जाता था, या फिर जो बड़े बड़े जमींदार थे, ये क्या करने लगे? खुद को आजाद घोषित करने लगे। आजाद घोषित मतलब जैसे क्या होता था कि जो मुगल एम्पायर था उसका भाई राजधानी कहां था? दिल्ली में। दिल्ली में, आगरा में, कई जगह कई बार। तो यहां से ये लोग पूरे भारत पर रूल करते थे। लेकिन ऐसा तो था नहीं कि दिल्ली में जो एम्परर है वो बैठकर यहां पर हैदराबाद इलाके में क्या हो रहा है वो देख रहा है, नहीं। तो क्या होता था, अलग अलग सूबे बनाकर यहां पर क्या होते थे, गवर्नर बैठा दिए जाते थे जो कि इस इलाके को रूल करते थे और मैनेज करते थे। तो यहां पर क्या हुआ कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उसके बाद ये सारे जो गवर्नर थे जो कि इन इलाकों में क्या कर रहे थे, मुगल एम्परर के लिए शासन कर रहे थे, उन्होंने खुद को आजाद घोषित करना शुरू कर दिया। बोल दिया कि अब हम लोग मुगल एम्परर के अंदर काम नहीं करेंगे, अब हम खुद से राजा हैं, इस तरीके से। अब यहां पर बोलिएगा सर ये चीज क्यों बताया जा रहा है? तो ये चीज आपको जरा सा हिस्ट्री बैकग्राउंड समझाया जा रहा है कि अंग्रेजों के आने से पहले, कुछ साल पहले तक सबसे पावरफुल कौन था भाई? मुगल एम्परर थे। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ईस्ट की ओर आती है। अब ईस्ट की ओर आती है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहां पर ये नक्शा देखिए, इस नक्शे में यहां पर आप देख रहे हैं ना, यहां पर ब्रिटिश आइलैंड्स है, मतलब कि ब्रिटेन है, यूके है, इंग्लैंड है, यहां पर है। और यहां पर हमारा है प्यारा भारत, इधर हमारा चाइना वगैरह हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, इधर अफ्रीका का ये पूरा रीजन हो गया। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार मिला था ईस्ट डायरेक्शन में ये सारे इलाके में ट्रेड करने के लिए। अब कैसे मिला था, कैसे वो आए थे, ये जरा सा हम लोग समझते हैं। तो क्या हुआ था, 1498 ईस्वी में, 1498 में एक पुर्तगीज ट्रैवलर था, पुर्तगीज एक्सप्लोरर था जिसका नाम था वास्को डिगामा। अब ये वास्को डिगामा जो था, इसने रास्ता खोज लिया था कि भाई समुद्र के जरिए हम भारत तक कैसे पहुंच सकते हैं।
तो यहां से इधर पुर्तगाल है, यहां से उसने यहां वो आया और फिर यहां से ऐसे उसने रास्ता खोज लिया कि भाई कैसे कैसे जाना है और कैसे यहां पर पहुंचना है। तो यहां पर क्या हुआ कि भाई उसके रास्ते खोजने के बाद जो पुर्तगीज थे, पुर्तगाल के लोग थे जो यूरोप में ही है, वो भारत आ गए और भारत में यहां पर क्या करने लगे, व्यापार करने लगे, ट्रेड करने लगे। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद यहां पर 1600 ईस्वी में जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन की जो महारानी थी, ब्रिटेन की महारानी, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया, एक चार्टर दिया कि भाई देखो जो ईस्ट है, ईस्ट मतलब कि ब्रिटेन का जो ये पूरा ईस्ट का रीजन है ना, यहां पर सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करेगा, कोई भी दूसरी कंपनी ट्रेड नहीं करेगी। अब ये बात है किसकी, ब्रिटेन की महारानी की। तो मतलब क्या, मतलब ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी कंपनी इस इलाके में आकर ट्रेड नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर आकर ट्रेड करेगा। अब यहां पर देखिए, ईस्ट कहने का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ इस इलाके की बात हो रही है, यहां पर इसके इधर सभी इलाकों की बात हो रही है, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया वगैरह सारा सबकी बात हो रही है, समझ गए। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपको समझना होगा कि भाई ये चार्टर क्या होता है। चार्टर का मतलब क्या होता है, चार्टर एक तरीके से रॉयल ऑर्डर होता है। रॉयल ऑर्डर मतलब कि भाई सरकार का ऑर्डर है, महारानी का ऑर्डर है कि भाई क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी इधर जाकर ट्रेड करेगी और भी कोई जाकर ट्रेड नहीं करेगा। लेकिन बात यह है कि ये जो चार्टर दिया गया था, ये दिया गया था ब्रिटेन की महारानी के द्वारा। तो भाई ब्रिटेन के लोग ना इसको मानेंगे और कोई दूसरा तो मानेगा नहीं। तो क्या हुआ कि ब्रिटेन में से सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी आकर इधर ट्रेड कर रही थी। लेकिन क्या हुआ, पुर्तगीज जो थे वो पहले से बैठे हुए थे, पहले से गोवा वगैरह में अपना घर बनाकर अपना सेटअप करके बैठे हुए थे, ट्रेड कर रहे थे। और बाद में क्या हुआ, बाद में डच भी आ गए और इसके साथ ही क्या हो गए, फ्रेंच भी आ गए। मतलब नीदरलैंड के लोग भी आ गए और फ्रेंच भी आ गए, सभी लोग आ गए और सभी लोग आकर यहां पर क्या करने लगे, ट्रेड करने लगे। अब बात है कि ये लोग ट्रेड किस चीज का करते थे। तो भाई देखो, इंडिया जो था उस समय में सोने की चिड़िया होता था। क्यों भाई, क्योंकि देखिए इंडिया में बहुत सारी ऐसी चीजें बनती थी जो कि यूरोप में बहुत ज्यादा बिकता था। जैसे कि कॉटन का कपड़ा हो गया, सिल्क हो गया, इसके अलावा जो मसाले होते थे, मसाले भी इंडिया से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होते थे। तो सभी ये सारी जो कंपनियां आ रही थी यूरोप से, चाहे ब्रिटेन से, फ्रांस से, पुर्तगाल से या फिर जो नीदरलैंड से आ रहे थे, ये सभी लोग भारत से ये सामान खरीद कर ले जाना चाहते थे और वहां पर बेचकर क्या करना चाहते थे, प्रॉफिट कमाना चाहते थे। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक बात थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा समझाना चाहता हूं कि जब ये चार्टर मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो उस समय चार्टर किस लिए मिला था। ऐसा नहीं बोला गया था कि जाइए आप भारत में जाकर ट्रेड करिए, ऐसा ऑर्डर नहीं था। ऑर्डर था कि भाई देखो, ये जो यहां से लाइन पड़ता है, इससे जो ईस्ट डायरेक्शन है, यहां पर जाइए, खोजिए कि कहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं, कहां से सामान खरीद सकते हैं और वहां से खरीद कर आप लेकर आइए और यहां पर बेचिए। और एक चीज मैंने क्या कहा कि भाई और भी दूसरे यूरोपीय देश के जो लोग थे वो यहां पर आकर ट्रेड कर रहे थे, तो क्या होगा, सब में कंपटीशन होगा। तो यहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था इन सभी लोगों के लिए कि भाई देखो, यहां पर सभी जो कंपनियां हैं, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी हो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, या फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो, या फिर पुर्तगीज हो, फ्रेंच हो, सभी लोग एक ही सामान को इस पूरे इलाके से खरीद रहे थे। जैसे कि कॉटन है, सिल्क है, मसाले हैं। तो यहां पर क्या होता था कि जब सभी कंपनी आकर यहां से सामान खरीद रहे थे, तो जो सामान का कीमत था ना, वो बढ़ जाता था। मतलब मान लीजिए कि सिल्क अगर 10 रुपए का मिलता है और सभी कंपनियां आकर सिल्क खरीदने लगी भारत से, तो भाई जो इंडिया में सिल्क बेचने वाला व्यक्ति है वो क्या करेगा, बोलेगा नहीं अब मैं 10 में नहीं दूंगा, अब मैं 20 में दूंगा, या फिर 20 में नहीं दूंगा, अब 30 में दूंगा। तो इस तरीके से क्या होने लगा, जो प्राइसेस थे इंडिया में वो बढ़ने लगे। अब ये जो कंपनियां थी ये क्या करती थी, भारत में 10 रुपए खरीदा, यूरोप में जाकर 50 रुपए बेच दिया। लेकिन क्योंकि अब कंपटीशन की वजह से दाम बढ़ गया है, तो अब ये 10 में इनको मिलेगा नहीं, अब ये कितने में मिलेगा, 30 में मिलेगा। 30 में मिलेगा तो भाई इनको प्रॉफिट कम होगा कि भाई 30 में लेकर 50 में बेचना है। तो यहां पर ये लोग जो कंपनियां जब ट्रेड करती थी, तो ट्रेड कैसे करती थी, तो ये कंपनियां बंदूक
गोला बारूद सब चीजों के साथ ट्रेड करती थी। कि भाई क्या है, ब्रिटिश है, ब्रिटिश लोग आए, देखा कि भाई फ्रेंच वाला जा रहा है, क्या करो, फ्रेंच वाले के जहाज को तोप मार के उड़ा दो, फ्रेंच वाले के जहाज को डुबा दो, कंपटीशन खत्म, और अकेले हम ट्रेड करेंगे, अकेले ट्रेड करेंगे तो जितना मन उतना दाम में खरीदेंगे और खूब प्रॉफिट कमा कर बेचेंगे। तो ये पूरा सिस्टम चलता था उस समय प्रॉफिट कमाने का। जो यूरोपीय कंपनियां थी सभी देश की, वो क्या करती थी, एक दूसरे के जहाज को डुबा देती थी, एक दूसरे के जहाज को यहां पहुंचने नहीं देती थी, और इनके बीच में काफी वार भी चलता था, युद्ध वगैरह हमेशा होते रहता था। इसलिए आपने जो मूवीज देखी हैं, जैसे पायरेट्स ऑफ कैरिबियन मूवी जो देखी है, जिसमें कि जैक स्पैरो है, उसके जहाज को आपने देखा है, वहां पर क्या होता था, तोप वगैरह लगे होते थे जहाज में। बिल्कुल उसी तरीके से पहले ये सब ही कंपनियां क्या करती थी, ट्रेड करती थी, और इन कंपनियों के बीच में हमेशा वार होते रहता था, झगड़ा होते रहता था, हमेशा युद्ध होते रहते थे सभी कंपनियों के बीच में, और एक दूसरे के जहाज को डुबाते रहते थे, ताकि एकमात्र अकेले वो जाकर ट्रेड करें और खूब प्रॉफिट कमाएं। तो इस तरीके से क्या होता था, इस तरीके से बहुत ज्यादा कंपटीशन होता था, बहुत ज्यादा युद्ध होता था। ये समझिए, ये समझ एक चीज है कि भाई देखो, आए थे बहुत सारे लोग, उसमें से एक अंग्रेज भी आए थे। आगे अब क्या हुआ, आगे अब यहां पर देखते हैं। तो देखिए, जो पुर्तगीज आए थे, उन्होंने अपना सेटअप कहां बनाया था, उन्होंने अपना सेटअप बनाया था आपके गोवा में और भी जगहों पर। फ्रेंच आए थे, उसी तरीके से अलग अलग इलाकों पर फ्रेंच भी बैठे हुए थे। सभी लोग इंडिया में अपना सेटअप बनाकर क्या कर रहे थे, ट्रेड उन्होंने शुरू कर दिया था। इसी तरीके से जो ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने भी अपना ट्रेड शुरू किया। वो भी आए, क्या हुआ, वो एक तरीके से भारत में पहुंचे, और भारत में वो सबसे पहले पहुंचे थे 1608 में। तो वहां पर उनको परमिशन वगैरह मिल गया कि चलो भैया ट्रेड करते हैं, सब चीज ठीक है। आगे चलकर 1651 में, 1651 में क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने अपना पहला फैक्ट्री लगाया। पहला फैक्ट्री लगाया कहां पर, हुगली नदी के किनारे। हुगली नदी के किनारे देखिए, ये आपका बंगाल का मैप है, ये उस समय का मैप मैं दिखा रहा हूं, उस समय का मैप है। तो यहां पर देखिए, यहां पर है कलकत्ता। तो उस समय भाई कलकत्ता था नहीं, कलकत्ता बाद में जाकर अंग्रेजों द्वारा बनाया गया, वो हम देखेंगे। तो इसके ऊपर हुगली नदी के किनारे यहां पर क्या हुआ, इन्होंने अपना फैक्ट्री लगाया। और उस समय जो बंगाल के रूलर थे, उनका राजधानी कहां होता था, मुर्शिदाबाद होता था। अब ये बाद की बात है, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, उसके बाद यहां पर जब बंगाल आजाद हो गया, तब मुर्शिदाबाद क्या हो गया, राजधानी हो गया। लेकिन 1657 में भाई, 1651 में मुगल इंपायर है, अभी मुगल इंपायर खत्म नहीं हुआ है। मुगल इंपायर जो है वो 1707 तक चल रहा है, काफी पावरफुल था। 1651 1651 में क्या हुआ, अंग्रेजों ने अपना पहला फैक्ट्री लगा दिया, और यहां पर क्या करने लगे, पूरे इंडिया से या फिर इस इलाके से, बंगाल वगैरह से सामान खरीद कर यहां लाते थे। यहां पर पैकिंग वगैरह का काम, या फिर कुछ उसमें चेंज वगैरह करना है, कुछ प्रोसेस करना है तो करके उसके बाद एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर जैसे जैसे इनका ट्रेड बढ़ने लगा, उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने अपना भाई सोचा कि अब थोड़ा सा बिजनेस एक्सपैंड करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 गांवों को लेकर जमींदारी राइट ले लिए। समझ गए, जमींदारी राइट ले लिए। तो कहां का जमींदारी राइट लिया, ये जो कलकत्ता आप देख रहे हैं, यहां का जमींदारी राइट ले लिया 3 गांवों का। और उन 3 गांवों में से एक गांव था कालीकता, जिसको कि आज हम कोलकाता या फिर कलकत्ता के नाम से जानते हैं। तो यहां पर 3 गांव हुआ करते थे, जहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर लिया, ट्रेड ले लिया, राइट ले ली, जमींदारी राइट। और यहां पर क्या कर लिया, एक तरीके से अपना सेटअप बना लिया। और यहां पर सेटअप बनाकर धीरे धीरे इन्होंने क्या शुरू कर दिया, फोर्टिफिकेशन शुरू कर दिया। और साथ में जितने भी आसपास के ट्रेडर थे, व्यापारी थे, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ट्रेड करते थे, उनको भी बोला कि भैया तुम लोग क्या करो, क्यों इधर बैठे हो दूर दूर, आ जाओ यहीं पे, हम लोग के सेटअप के बगल में, हम लोग का जो ऑफिस है उसी के बगल में तुम लोग क्या कर लो, उसी के बगल में तुम लोग अपना आकर बस जाओ, यहीं पर रहो, यहीं से ट्रेड करो, सब चीज करो, मस्त चलेगा। तो इस तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो बंगाल में अपना ट्रेड करना शुरू हुई। अब यहां पर आगे टॉपिक आता है क्या, हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। ठीक है भैया, ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड कर रही है, काफी पैसा मिल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो सरकार को टैक्स दे रही है, सब चीज छूट है, मजा मजा एकदम, सबको मजा मजा। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ट्रेड करने, प्रॉफिट कमाने, वो यहां पर रूल करने लगी, यहां पर बैटल करने लगी, अलग अलग लोगों के साथ युद्ध लड़ने लगी। ऐसा क्यों हुआ, तो
तो देखिए रियलिटी ये है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी शुरुआत में आई थी तो वो किसी भी तरीके से यहां पर शासन करने में या फिर यहां पर राज करने में इंटरेस्टेड नहीं थी। उसका मेन मकसद क्या था? मेन मकसद था भाई खूब प्रॉफिट कमाना, भर के प्रॉफिट कमाना, पैसा लेकर घर जाना, मेन उसका मकसद ये था। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर कहानी कहां से शुरू होती है? औरंगजेब की मृत्यु से। भाई औरंगजेब की मृत्यु से कहानी क्यों शुरू होती है? इसका रीजन ये है कि भाई देखिए यहां पर जब तक औरंगजेब था तो औरंगजेब जो था उसके शासन काल में अंग्रेजों को एक फरमान मिल गया था। क्या? परमिशन मिल गया था कि जो और अंग्रेज हैं वो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं, मतलब बिना टैक्स दिए क्या कर सकते हैं? ट्रेड कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो यहां पर औरंगजेब के द्वारा यह परमिशन दे दिया गया था अंग्रेजों को। तो यहां पर क्या हुआ, आगे चलकर जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो बंगाल के नवाब थे, यानी जो बंगाल के उस समय सूबेदार थे, वो क्या करने लगे? खुद को आजाद डिक्लेयर करने लगे कि भाई अब हम जो है मुगल एम्पायर के अंदर काम नहीं करते हैं, अब हम खुद से यहाँ के नवाब हैं और यहाँ का हम सारा काम खुद से देखेंगे और मुगल एम्पायर का यहाँ से कोई मतलब नहीं है। ऐसा ये लोग खुद को डिक्लेयर करने लगे और ये चीज हो भी गया। यहां पर मुगल एम्पायर का अब कोई कंट्रोल नहीं था, यहां पर सारा कंट्रोल किसका चलता था? नवाब का चलता था। अब यहां पर ये जो नवाब थे ये ऐसा नहीं था कि कंप्लीटली अपना कंट्रोल था, सारा कंट्रोल इनका था, लेकिन अभी भी नाम वगैरह जो यूज होता था ना वो मुगल एम्पायर का ही यूज होता था, मुगल एम्पायर के रूलर के नाम पर ही सारी चीजें चलती थी, लेकिन कंट्रोल ये लोग नवाब वगैरह करते थे। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो यहां पर उस समय के गवर्नर थे उनका नाम था मुर्शीद कुली खां। इन्होंने खुद को आजाद डिक्लेयर किया था। अब यहां पर इसके बाद मुर्शीद कुली खां के बाद जो अलीवर्दी खां थे ये बने नवाब। ठीक है, यहां तक भी चीजें ठीक चल रही थी, लेकिन अलीवर्दी खां के बाद 1756 में बने सिराजुद्दौला नवाब। कहां के? बंगाल के नवाब बन गए। ठीक है, अब यहां पर जो एक तरीके से सिराजुद्दौला थे वो एक तरीके से इस चीज को लेकर खुश नहीं थे कि भाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक तरीके से ड्यूटी फ्री ट्रेड कर रही है। मैंने अभी बताया ना, क्या बताया कि भाई देखो औरंगजेब के द्वारा परमिशन दे दिया गया था कि भाई आप क्या करेंगे? ड्यूटी फ्री ट्रेड करेंगे, आपको टैक्स नहीं देना है। तो इस चीज से जो भाई बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला वो काफी नाराज थे कि भाई क्या है, हम क्यों ड्यूटी फ्री ट्रेड कर रहे हैं, परमिशन दे, बहुत ज्यादा टैक्स का लॉस होता है। तो ये चीज को लेकर एक तरीके से परेशान थे। इसके साथ में क्या हुआ, एक और चीज को लेकर परेशान थे कि भाई देखो जो औरंगजेब के द्वारा परमिशन दिया गया था, मुगल एम्पायर के द्वारा परमिशन दिया गया था ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का, वो दिया गया था कंपनी को कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इस इलाके से अगर कुछ सामान खरीद कर ले जा रही है तो उसको भाई छूट है, तुम जाओ टैक्स फ्री ट्रेड करो। लेकिन कई बार क्या होता था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी होते थे, एम्प्लॉय होते थे, वो खुद से भी सामान खरीदते थे और अपना ले जाकर बेचते थे यूरोप में। तो वो तो भाई प्राइवेट ट्रेड हुआ, वो तो कंपनी ट्रेड नहीं कर रही है, तो उस पर तो टैक्स देना चाहिए। लेकिन अंग्रेज क्या करते थे? बोलते थे कि नहीं देंगे क्योंकि हमको परमिशन है। तो इस चीज को लेकर काफी कंफ्लिक्ट होते रहता था अंग्रेजों और जो नवाब थे उनके बीच में। अब यहां पर क्या हुआ, जो कंपनी थी वो इन चीजों से बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि भाई नवाब चाहता था कि क्या हो, टैक्स मिले हमको बहुत ज्यादा, कंपनी चाहती थी कि हम टैक्स नहीं देंगे। तो इस चीज को लेकर काफी कंफ्लिक्ट होता था। तो कंपनी जो थी वो जब अलीवर्दी खां की मृत्यु हुई तो उसके बाद कंपनी चाहती थी कि हम क्या करें, एक ऐसा रूलर को राजा बना दें, एक ऐसे व्यक्ति को नवाब बना दें जो कि हमारी मर्जी से काम करे, हम जैसा बोले वैसा करे और अपना कुछ दिमाग नहीं लगाए। तो इसलिए कंपनी ने ट्राई भी किया। क्या ट्राई किया कि भाई देखो अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद कई सारे लोग थे जो कि नवाब बन सकते थे या फिर बनने वाले थे, उनमें से एक व्यक्ति थे सिराजुद्दौला। तो यहां पर कंपनी ने ट्राई किया कि सिराजुद्दौला के कंपटीशन में जो भी लोग थे उनको प्रमोट किया या फिर मदद किया कि भाई तुम नवाब बन जाओ, तुमको हम नवाब बना देते हैं और क्या होगा, तुम हमको टैक्स में छूट दे देना। लेकिन यह चीज हुआ नहीं, सिराजुद्दौला बन गए नवाब। अब सिराजुद्दौला नवाब बन गए तो यहां पर इन्होंने कंपनी से कहा कि भाई देखो तुम मेरे राज्य के पॉलिटिकल अफेयर्स में दखल देना बंद करो, इसके साथ ही जो तुम किला बना रहे हो अपना सेटलमेंट के आसपास वो बंद करो। मतलब देखो यहां पर जो उनका सेटलमेंट था कलकत्ता में, उसके आसपास यहां पर ये लोग किला बनाने लगे थे। ठीक है,
इसके साथ ही जो टैक्स है वो टैक्स भी दो। तो यहां पर क्या हुआ, इस चीज को लेकर भाई ऑर्डर दिया गया कंपनी को नवाब के द्वारा कि भाई ऐसा करो। तो भाई बातचीत शुरू हुआ कि नहीं सर, थोड़ा सा टैक्स कम कर दीजिए, टैक्स में छूट दे दीजिए, टैक्स में छूट दीजिएगा तभी ट्रेड होगा, नहीं तो लॉस हो जाएगा, हम लोग धंधा नहीं करने पाएंगे। ये सारी बातें होने लगी। बातचीत में नवाब भी नहीं माने और साथ में कंपनी भी नहीं मानी, दोनों नहीं माने। तो फिर क्या हुआ, सिराजुद्दौला जो थे वो बोले कि बक बेकार है, सब बेकार का बक करना। वो उठे, 30,000 सैनिकों को लिया और इसके साथ ही जो अंग्रेजों की फैक्ट्री थी कासिम बाजार में, कासिम बाजार लोकेशन है पश्चिम बंगाल में आज, तो वहां पर ये पहुंचे। वहां पर कंपनी के ऑफिशियल्स को अरेस्ट कर लिया गया, उनके वेयर हाउस को लॉक कर दिया गया, सभी अंग्रेजी जो सैनिक थे उनके हथियार छीन लिए गए और इंग्लिश शिप को ब्लॉकेड कर दिया गया, मतलब जाने आने से रोक दिया गया। तो इसके साथ ही आगे बढ़कर वो कलकत्ता पहुंचे, वहां पर कंपनी के फोर्ट, कंपनी के किले के ऊपर कंट्रोल कर लिया। तो इस तरीके से क्या हुआ, पूरी कंपनी का जो बंगाल में ऑपरेशन था, बंगाल में कामकाज था, उसके ऊपर नवाब ने रोक लगा दिया, बंद कर दिया। ठीक है, अब जब ये चीज हो गया कि भाई बंगाल के सारे जो अंग्रेज हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं, अंग्रेज यहां पर एक भी फ्री नहीं है, सब नवाब के कंट्रोल में है। तो यहां पर ये न्यूज जब पहुंचा भाई दूसरे ऑफिशियल के पास, जो कि यहां पर बंगाल में नहीं थे बल्कि मद्रास में बैठे हुए थे, तो वहां पर भाई खलबली मच गया कि भाई बंगाल में सारे ऑफिसर अरेस्ट हो चुके हैं, पूरा हम लोग का कामकाज बंद हो चुका है। तो यहां पर क्या हुआ, जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे मद्रास में, उन्होंने अपनी सेना भेजी रॉबर्ट क्लाइव के लीडरशिप में कि जाओ देखो, मैनेज करो कि भाई क्या परेशानी है बंगाल में। अब यहां पर यह तस्वीर आप देख सकते हैं, रॉबर्ट क्लाइव की तस्वीर है। रॉबर्ट क्लाइव को यह जिम्मा दिया गया कि जाओ तुम बंगाल के प्रॉब्लम को जाकर सॉल्व करो। अब यहां पर आगे क्या होता है, आगे यहां पर यह होता है कि जो यहां पर रॉबर्ट क्लाइव हैं वो मद्रास से आते हैं। अब मद्रास कहां पे भाई, जरा सा मैं आपको मैप दिखाता हूं। मद्रास अगर हम देखें तो यहां पर, एक सेकंड, मैं दूसरा मैप दिखाना चाहता हूं, सॉरी यहां पे नहीं है, चलो इसी में से दिखाते हैं। यहां पर मद्रास, ये जो इलाका है ना, ये इलाका भी अंग्रेजों के कब्जे में था। यहां पर है बंगाल और यहां पर है मद्रास। अंग्रेजों का कब्जा यहां भी था, यहां भी था, और इधर जो हमारा मुंबई है उस इलाके में भी, बॉम्बे में भी कुछ पार्ट्स जो थे अंग्रेजों द्वारा रूल किए जा रहे थे। तो बंगाल पर क्या हुआ, बंगालों से तो अंग्रेज को आउट कर दिया गया, उनके सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, सब चीज। लेकिन मद्रास में अभी भी तो सेना बैठी हुई थी अंग्रेजों की, तो यहां से सेना भेजा गया यहां रॉबर्ट क्लाइव के लीडरशिप में कि जाओ बंगाल का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो। ठीक है, अब यह चीज सॉल्व करने का जिम्मा आया किसके ऊपर, रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर, कि चलो क्या करते हैं, बंगाल में क्या करो, मैनेज करो, सॉल्व करो। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो रॉबर्ट क्लाइव के लीडरशिप में जो आर्मी पहुंची, वो पहुंची 1757 में। 1757 में जब ये दोनों फौज, इस तरफ से कौन आया, नीचे से जहाज वगैरह से पहुंचे अंग्रेज सैनिक, और ऊपर यहां पर मुर्शिदाबाद से, राजधानी से कौन पहुंचा, सिराजुद्दौला की फौज पहुंची। अब ये दोनों का सामना हुआ कहां पर, पलासी में। पलासी में ये दोनों आमने सामने हो गए। अब भाई बात हुआ कि क्या होगा, युद्ध होगा। युद्ध होगा तो भाई युद्ध में क्या हुआ, जो नवाब की सेना थी उसकी संख्या 30,000 थी, अंग्रेजों की संख्या, सेना की संख्या कुछ हजार थी, 2-4 हजार थी, समझ गए। अब यहां पर क्या हो गया, युद्ध होने लगा। लेकिन युद्ध में क्या हो गया, सिराजुद्दौला की हार हो गई। तो भाई बात है कि भाई सिराजुद्दौला की हार हुई क्यों, उसके पास तो इतनी बड़ी आर्मी थी, अंग्रेजों के पास उतनी बड़ी आर्मी थी नहीं। तो यहां पर कई सारे फैक्टर हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि जो यहां पर जो सिराजुद्दौला जो नवाब थे, उनका एक जनरल था। जनरल का नाम था क्या, मीर जाफर। अब मीर जाफर जो था वो एक तरीके से क्या हुआ, इनकी आर्मी का जनरल था। अब मीर जाफर जो आर्मी का हिस्सा लीड कर रही थी, वो आर्मी कभी युद्ध लड़ी ही नहीं। क्यों नहीं लड़ी, क्योंकि मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ डील कर लिया था कि भाई क्या करते हैं, इस युद्ध में हम लोग हरा देते हैं नवाब को, सिराजुद्दौला को हरा देते हैं, और सिराजुद्दौला की जब मृत्यु हो जाएगी तब मीर जाफर को क्या किया जाएगा, बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। और हुआ ऐसा ही। जब मीर जाफर की सेना ने युद्ध लड़ा ही नहीं तो क्या हुआ, जो सिराजुद्दौला थे उनकी हार हो गई, और इसके बाद क्या हुआ, मीर जाफर को बना दिया गया नवाब। समझ गए।
अब यहां पर क्या हुआ कि मीर जाफर को नवाब बनाने का मकसद क्या था? कंपनी मीर जाफर को नवाब क्यों बनाना चाहती थी? ताकि मीर जाफर जो है ना वो कंपनी के हिसाब से शासन चलाए, कंपनी को टैक्स में छूट दे और कंपनी जो है वो खूब पैसा कमाए। लेकिन जब मीर जाफर नवाब बन गया तो भाई मीर जाफर भी राजा जैसा बिहेव करने लगा। वो बोला कि भाई क्या करो, टैक्स दो, इतना छूट नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, तुम लोग बहुत अपना मन का कर रहे हो, ये सारी बहुत सारी बातें होने लगी। तो मीर जाफर ने जब अपोज किया, अंग्रेजों की बात मानने से इनकार कर दिया, तो यहां पर क्या हुआ, मीर जाफर को पद से हटा दिया गया और फिर मीर कासिम को राजगद्दी पर बैठा दिया गया, नवाब बना दिया गया। अब मीर कासिम भी आया राजगद्दी पर, तो मीर कासिम का भी वही हाल था। मीर कासिम ने बोला कि भाई देखो सही नहीं है, टैक्स तो देना पड़ेगा, इतना छूट नहीं दे सकते हैं, सरकार कैसे चलेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम है, ये वो बहुत सारी बातें होने लगी। और जब मीर कासिम ने कंप्लेन किया तो भाई मीर कासिम को भी राजगद्दी से हटा दिया गया। और मीर कासिम को जब राजगद्दी से हटाया गया तो भाई मीर कासिम पहुंच गया कहां? दिल्ली। दिल्ली क्यों पहुंच गया भाई? क्योंकि देखो यहां पर बंगाल में जो थी मीर कासिम को हटाया गया था, यहां पर अवध राज्य था, अवध राज्य और साथ में जो मुगल रूलर थे, इन दोनों को लेकर मीर कासिम पहुंच गया किससे लड़ने? अंग्रेजों से लड़ने। और इनके बीच में हुआ फिर बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। मतलब किसके किसके बीच में? मुगल एम्पायर, अवध के नवाब और मीर कासिम एक तरफ और दूसरी तरफ अंग्रेज, इन दोनों के बीच में हुआ बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ? यहां पर अंग्रेज जीत गए, ये सभी लोग हार गए। ठीक है, हार गए। तो यहां पर आगे देखें, आगे क्या होता है? आगे यह होता है कि मीर कासिम हार गया, उसको बंगाल से बाहर निकाल दिया गया और फिर मीर जाफर को वापस से राजगद्दी पर बैठा दिया गया। मीर जाफर वही फिर से राजगद्दी पर आ गया। अब आगे चलकर क्या होता है, 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है। मतलब कुछ रीजन रहा होगा, मृत्यु हो जाती है। तो यहां पर कंपनी जो है ना वो बोलती है कि यार बहुत दिमाग खराब हो गया, इन बार बार हम लोग नवाब बनाते हैं, इन लोग अपना मन का करने लगता है। क्या करते हैं हम लोग खुद से अब नवाब बन जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक तरीके से अपना जो शासन यहाँ का रूलर है ना, हम लोग बन जाते हैं और हम लोग अब खुद से रूल करते हैं। किसी दूसरा कोई को नवाब बनाएंगे, बहुत परेशान करेगा। तो इस वजह से क्या होता है, 1765 में जाकर जो मुगल इंपरर है उनके द्वारा कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया जाता है। अब लेकिन सर ऐसा क्यों हुआ, मुगल इंपरर ने ऐसा क्यों किया, दीवान क्यों बना दिया बंगाल का? तो भाई मैंने अभी कहा ना कि 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, जिसमें कि अवध के नवाब भी हारे थे और मुगल एम्पायर भी हारी थी और मीर कासिम भी हारा था। तो क्या हो गया यहां पर भाई हार चुके हैं। कौन हार चुका है भाई? मुगल इंपरर हार चुके हैं। तो भाई अंग्रेज जीते हैं, तो अंग्रेज जो चाहेंगे वो करवा सकते हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया, यहां पर दीवानी राइट साइन करवा लिया। बोला कि भाई हमको बंगाल का दीवान बना दो, पूरे बंगाल पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मैनेज करेंगे। बोले सर ये दीवान क्या होता है, दीवान क्या चीज है? तो भाई यहां पर अगर हम लोग दीवान की बात करें तो दीवान एक तरीके से हम कह सकते हैं कि टैक्स और एडमिनिस्ट्रेशन का मैनेजर होता है। कि भाई पूरे राज्य से टैक्स कलेक्शन करने का काम कौन करेगा? दीवान करेगा। मैनेजमेंट का काम कौन करेगा? दीवान करेगा। खर्चे का काम कौन करेगा? दीवान करेगा। तो भाई अब कंपनी यहां की दीवान बन चुकी है बंगाल की, तो भाई बंगाल में टैक्स जमा करने का काम अब दीवान का। इसके साथ ही यहां पर कुछ अगर खर्चा करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, रोड बनाना है, सड़क बनाना है, इसके लिए पैसे प्रोवाइड करने का काम किसका है? दीवान का, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या हो गया, इस बहुत बड़े से इलाके पर पैसे लेने का, टैक्स लेने का अधिकार मिल गया। तो यहां पर क्या हो गया, इससे अंग्रेजों को बहुत ज्यादा फायदा हो गया। क्या फायदा हुआ अंग्रेजों को? तो देखो पहले क्या होता था कि अंग्रेज जो थे वो इंडिया से सामान खरीद कर ले जाते थे, इंडिया से सामान खरीद कर ले जाते थे और यूरोप में बेचते थे। लेकिन अंग्रेजों के पास कुछ ऐसा आइटम था नहीं जो कि वो इंडिया में लाकर बेच दें और उनका जो है ट्रेड बराबर का हो, नहीं। तो यहां पर इंडिया से सामान खरीदने के लिए जो अंग्रेज थे वो ब्रिटेन से सोना और चांदी लेकर आते थे, गोल्ड एंड सिल्वर लेकर आते थे, जिसको देकर और बदले में सामान खरीदा जाता था। लेकिन जब अंग्रेजों को यहां पर दीवानी राइट मिल गया, बंगाल के दीवान बन गए अंग्रेज, तो अंग्रेजों का यह परेशानी खत्म हो गया। क्यों भाई? क्योंकि अंग्रेज जो थे वो अब बंगाल से टैक्स कलेक्ट करते थे
उससे क्या करते थे, जो भी सामान इंडिया में खरीदना था खरीदते थे और फिर उसको ले जाकर सीधे कहां बेच देते थे, सीधे इंग्लैंड में बेच देते थे, यूरोप में बेच देते थे। तो यहां पर कंपनी को कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगा और प्रॉफिट हो गया काफी सारा। अब यहां पर इससे सबसे ज्यादा फायदा यह हुआ कि देखिए यहां पर जो कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो आई थी ट्रेड करने। तो यहां पर जब कंपनी जो थी ट्रेड करती थी तो उसको प्रॉफिट होता था। लेकिन कंपनी यहां पर अगर कोई युद्ध लड़ती है, किसी राज्य पर हमला कर देती है ना, तो वहां पर कंपनी को बहुत खर्चा हो जाता था। लेकिन अब क्योंकि भाई बाहर से ब्रिटेन से कंपनी को पैसा लेकर आना नहीं है, यहीं के पैसे से वो अब क्या कर सकती है, युद्ध भी लड़ सकती है, दूसरे राज्य पर हमला भी कर सकती है, पैसे कमाकर ले भी जा सकती है ट्रेड करके। तो कंपनी को अब सब तरीके से क्या हो गया, फायदा होने लगा। अब इसके बाद आगे बनते हैं, आगे पढ़ते हैं। आगे यहां है टॉपिक कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब्स। अब ये नवाब जो वर्ड है ना, ये आया है नवाब से। नवाब से क्यों आया है भाई? तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर जब बैटल ऑफ प्लासी हो गया, बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो यहां पर कंपनी थी, जो कंपनी थी उसके जो ऑफिसर्स थे वो तो भाई यहां के राजा जैसे हो गए। यहां पर जिसको बोलते उससे, जिससे पैसे मांगते वो दे देता, क्योंकि भाई सारा पावर किसके पास था, कंपनी के पास था। कंपनी के ऑफिशियल जैसा चाहते वैसा करते थे। अब यहां पर क्या हुआ कि जो कंपनी थी वो बंगाल के जितने भी पावरफुल लोग थे, जितने भी एक तरीके से नवाब थे। अब देखिए नवाब जो है, नवाब ऐसा मतलब नहीं है कि सिर्फ राजा को नवाब कहा जाता है। राजा के अलावा जो भी पावरफुल एलिट लोग थे उनको भी एक तरीके से नवाब के तौर पर ही संज्ञा दी जाती थी। तो यहां पर इनको क्या बोलते थे, कंपनी के ऑफिशियल्स एक तरीके से करते थे कि भाई हमको पैसा दो, सीधा सीधा मतलब है ना कि घूस दो हमको, तो तुम अगर जीना है, यहां पर ट्रेड करना है, व्यापार करना है तो पैसा दो। तो कंपनी के ऑफिशियल जो थे वो बहुत सारा क्या करते थे, पैसे लेते थे, पर्सनल गिफ्ट लेते थे, बहुत सारा पैसा वो एक तरीके से लेते थे। अब यहां पर बहुत सारे कंपनी ऑफिशियल ऐसे थे जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव, जिन्होंने बहुत पैसा कमाया था। अब आपने एनसीईआरटी बुक से अगर हमारा वीडियो देखा है तो वहां पर रॉबर्ट क्लाइव के बारे में मैंने बताया है कि उन पर केस भी चला था। रॉबर्ट क्लाइव को यहां पर बनाया, भेजा गया था कि भाई क्या करना है आपको, एक तरीके से क्या करना है, यहां से आपको खत्म करना है करप्शन। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव खुद करप्शन करने लगे और खूब करोड़ों में कमा लिया पैसा, खूब पैसा जमा कर लिया। तो यहां पर क्या हो गया, बहुत सारे ऑफिसर्स जो थे वो क्या करने लगे, बहुत पैसा कमाने लगे, या तो ट्रेड करके या फिर चोरी चकारी करप्शन करके, जो भी करके बहुत पैसा कमाने लगे। अब यहां पर बहुत सारे, मतलब देखिए यहां पर मेन मुद्दा है कि भाई बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाया था। इसका यह मतलब नहीं था कि सभी लोगों ने कमाया था, बहुत सारे लोग ईमानदार भी थे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कि इंडिया में आए थे, इंडिया में आकर बीमारी से, युद्ध में किसी तरीके से मर भी गए थे। समझ गए? अब यहां पर क्या हो गया, यहां पर एक चीज हुआ कि जो अंग्रेज थे, जो कि यहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करते थे, भारत आए थे, वो आते थे आम परिवारों से, गरीब परिवारों से, ब्रिटेन के गरीब परिवारों से। और जब ये यहां पर आकर अफसर बन जाते थे और यहां के नवाबों के लाइफ स्टाइल को देखते थे कि भाई देखो कितना लेविश लाइफ स्टाइल है, कितने बड़े बड़े महल में रहते हैं, तो ये लोग बोलते थे यार कितना शानदार है, हम लोग भी जाकर ऐसे ही रहेंगे। और जब ये पैसा कमाकर इंडिया से वापस लौटते थे ब्रिटेन, जब ब्रिटेन में ये रहने लगते थे, फिर से इंडिया को जब ये छोड़ देते थे, तब वहां पर ये क्या करते थे, फ्लैशी लाइफ जीते थे, नवाबों जैसी जिंदगी जीते थे। और यहां पर क्या करते थे, एक अमीरी अपना दिखाते थे कि भाई देखो कितना अमीर है हम, कितना लाइफ स्टाइल हम जीते हैं, ये वो बहुत सारी चीजें करते थे। और इनको इसी वजह से नाबोब कहा जाने लगा। नवाब का एक थोड़ा इंग्लिशाइज्ड वर्जन है नाबोब। और यहां पर ब्रिटेन में इनका काफी मजाक भी उड़ाया जाता था कि देखो बड़ी अमीर बनने चला है, बड़ा आदमी इसको बनना है, कुछ दिन पहले तक रोड पर घूमता था, पैसा कमा लिया है तो बहुत बड़का आदमी बनना है, ऐसा ऐसी बात करने होने लगी, वहां पर मजाक इनका उड़ाया जाने लगा। समझ गए? तो यहां पर एक तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे सामने क्या आता है, आगे यहां पर सामने आता है कि भाई जो कंपनी है उसका रूल एक्सपैंड कर रहा है। मतलब जो कंपनी है बंगाल में कैसे सेटअप हुई, कैसे बंगाल में पावर मिला, यह आपको समझ में आ गया। यहां पर अगर हम लोग देखें मैप, तो यहां पर मैप में देख सकते हैं कि कंपनी का सबसे पहला कंट्रोल कहां हुआ था, बंगाल में हुआ था। बंगाल में क्यों हुआ था भाई, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी जीत लिया था अंग्रेजों ने, उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर भी जीत लिया, जिसके बाद क्या हुआ, दीवानी राइट मिल गया। यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन पर सारा कंट्रोल किसका हो गया, अंग्रेजों का हो गया। तो बंगाल आ गया अंग्रेजों के कब्जे में। अब यहां पर देखते हैं कि जो कंपनी है वो यहां बंगाल से निकलकर बाकी इंडिया के अलग अलग इलाकों पर कैसे कब्जा करती है, क्या प्रोसेस था, क्या क्या हुआ था।
अब यहां पर देखिए, जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764, उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक बहुत पावरफुल एंटिटी के रूप में सामने आ चुकी थी। जैसे यहां पर अवध था, सिख किंगडम था, मराठा थे, हैदराबाद था, सभी जैसे जो लोग थे, इन सभी लोग जैसे ही अंग्रेज जो थे वो यहां पर पावरफुल बन चुके थे, बहुत पावर इनके पास आ चुका था। अब यहां पर क्या हुआ, जो अंग्रेज थे वो काफी दिमाग वाले थे, बहुत सोच समझकर काम करते थे। जो अंग्रेज थे वो कभी भी डायरेक्टली किसी राज्य पर हमला नहीं करते थे। मतलब ऐसा नहीं था कि बंगाल पर चलो अब हमने कब्जा कर लिया है तो कल चलो अवध पर हमला कर देते हैं और जीत कर कब्जा कर लेते हैं, ऐसा अंग्रेज कभी नहीं करते थे। अंग्रेजों ने क्या किया, एक पॉलिसी शुरू किया। वो पहले क्या करते थे, अब जिस भी राज्य पर उनको हमला करना है या फिर कब्जा करना है, उस पर पहले वो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस अपना बढ़ाते थे, थोड़ा सा एक तरीके से जान पहचान बढ़ाते थे, तब जाकर अटैक करते थे। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले रेसिडेंट स्थापित करना शुरू किया। अब ये रेसिडेंट क्या होते थे, रेसिडेंट एक तरीके से एजेंट होते थे कंपनी के। जैसे कि यहां पर बंगाल में क्या है, बंगाल में है कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने अवध में अपना रेसिडेंट बैठा दिया, सिख किंगडम में, यहां पर आपको मराठा किंगडम में, या फिर जो भी छोटे छोटे राज्य हैं सभी जगहों पर क्या कर दिया, अपने रेसिडेंट बैठा दिए। रेसिडेंट मतलब सिंपली कंपनी के एजेंट, जो कि कंपनी की बात यहां तक पहुंचाएंगे और कंपनी जो जैसा चाहती है वैसा इस राज्य में करवाने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर रेसिडेंट जो थे वो एजेंट सिर्फ बात कहते नहीं थे, ये रेसिडेंट क्या करते थे, ये कंपनी जो राज्य है उसके इंटरनल अफेयर में एक तरीके से इंटरफेयर करना शुरू करते थे। धीरे 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 क्या करते थे कि भाई अच्छा अवध है, अवध का अगला नवाब कौन बनेगा, ये रेसिडेंट इसमें इंटरफेयर करने लगा। अच्छा अवध है, अवध का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मंत्री कौन बनेगा, अधिकारी कौन बनेगा, पुलिस अधिकारी कौन बनेगा, हर चीज में रेसिडेंट जो थे वो धीरे 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 इंटरफेयर करने लगे। अब यहां पर इस तरीके से कंपनी ने क्या किया, अपना इंफ्लुएंस अलग अलग इलाके में बढ़ाना शुरू कर दिया। चलो ये भी ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कंपनी ने एक और पॉलिसी अपनाया, वो था सब्सिडरी अलायंस का। सब्सिडरी अलायंस का पॉलिसी ये था कि भाई देखो यहां पर जो कंपनी थी वो कंपनी क्या बोलती थी कि भाई देखो आप जो हैं अगर इस अलायंस को साइन करते हैं, हमारे साथ सब्सिडरी अलायंस करते हैं, तो आपको अपनी आर्मी रखने की परमिशन नहीं होगी, आप अपनी आर्मी नहीं रखने पाएंगे। मतलब कि आप अगर हमारे साथ सब्सिडरी अलायंस करते हैं तो आप अपनी आर्मी को हटा देंगे और आपके राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी, हमारी मतलब अंग्रेजों की जिम्मेदारी होगी। और अंग्रेज आपके राज्य की रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे, और उसके बदले में जो भी खर्चा आएगा सेना का, वो खर्चा आपको देना होगा ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये था सब्सिडरी अलायंस। अब यहां पर सब्सिडरी अलायंस जो था उसमें एक कंडीशन यह भी था कि जो पैसे देने हैं सब्सिडरी फोर्स के लिए, सब्सिडरी अलायंस में जो फोर्स दिया जाता था उसको सब्सिडरी फोर्स कहा जाता था, सब्सिडरी फोर्स के लिए जो पैसे देने हैं, अगर आप पैसे नहीं दे पाते हैं तो आपके राज्य का कुछ हिस्सा जो है ना वो अंग्रेज अपने कब्जे में ले लेंगे। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर एग्जाम्पल के लिए आप अवध के नवाब को देख सकते हैं। जो अवध राज्य था इस पर सब्सिडरी अलायंस लागू किया गया था, तो क्या हो गया, अवध की आर्मी खत्म हो गई, अवध राज्य के पास अपनी आर्मी नहीं थी, और अब सुरक्षा कौन देने लगा, बंगाल सुरक्षा देने लगा। मतलब कि जो यहां पर अंग्रेज थे वो सुरक्षा देने लगे। और यहां पर क्या हुआ, अवध के नवाब जो है वो फेल कर गए, मतलब कि वो सब्सिडरी अलायंस का पैसा नहीं देने पाए अंग्रेजों को। तो अवध का कुछ राज्य जो था ना, कुछ इलाका अब अंग्रेजों के राज्य में मिल गया, अंग्रेजों ने उस पर कब्जा कर लिया, लगभग आधे इलाके पर कब्जा कर लिया। इसी तरीके से जो हैदराबाद था, हैदराबाद के ऊपर भी सब्सिडरी अलायंस लागू किया गया था। मतलब हैदराबाद का भी जो सेना थी, फौज थी, वो खत्म हो गया। अब यहां पर क्या हुआ, फिर से यही चीज हुआ, हैदराबाद का भी कुछ हिस्सा जो था वो अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। क्यों भाई, क्योंकि सब्सिडरी अलायंस के तहत पैसा नहीं देने पाए थे हैदराबाद के नवाब, तो यहां पर भी कुछ इलाका कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने। तो यहां पर क्या हुआ, तो यहां पर सब्सिडरी अलायंस के जरिए कुछ इलाके पर कब्जा किया गया, कुछ जगहों पर इंफ्लुएंस बढ़ाया गया। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं मैसूर की। अब देखिए यहां पर हम लोग बार बार भारत का नक्शा देख रहे हैं, तो भारत के नक्शे में आपको कई सारे अलग अलग इलाके दिखेंगे। अलग अलग इलाके क्यों दिखेंगे भाई, अलग अलग इलाके इसलिए दिखेंगे क्योंकि
जब मुगल एम्पायर एक तरीके से डिक्लाइन कर गया तो अलग अलग इलाके थे, जैसे कि यहां पर बंगाल है, अवध है, यहां पर सिख किंगडम है, यहां पर मराठा राइज कर चुके थे, हैदराबाद है, यहां पर मैसूर है, यहां पर त्रावणकोर है, यहां पर उड़ीसा है, गोलकोंडा, या फिर इस तरफ है राजपूत किंगडम्स हैं। तो ये सभी जो थे ना, ये खुद को आजाद कर चुके थे। यहां पर मुगल एम्पायर का कोई भी इफेक्ट नहीं था, ये अपनी मर्जी से शासन करते थे। तो भाई बंगाल तो अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, इसके बाद अवध का आधा हिस्सा कब्जा कर लिया, हैदराबाद का भी कुछ हिस्सा कब्जा कर लिया। अब हम बात करते हैं मैसूर की। हम किसकी बात कर रहे हैं? मैसूर की बात कर रहे हैं। यहां पर है मैसूर, जो कि आज के कर्नाटक में पड़ता है। अब मैसूर की बात क्यों कर रहे हैं? तो मैसूर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पर अंग्रेजों ने कुछ अलग पॉलिसी अपनाई थी। यहां पर अंग्रेजों ने डायरेक्ट अटैक किया था, डायरेक्ट युद्ध किया था। अब लेकिन सर अंग्रेजों ने डायरेक्ट युद्ध क्यों किया, ऐसा क्या रीजन हो गया? इसका रीजन ये था कि देखो, अंग्रेज तो सिंपली क्या चलते थे, सिंपली चलते थे कि चलो पहले क्या करते हैं, रेसिडेंट बैठाते हैं। रेसिडेंट धीरे 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 क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, अपनी बात मनवाना शुरू करेगा, थोड़ा ऑफिस में बैठकर राजनीति करेगा, वहां के कुछ लोगों को अपनी तरफ मिला लेगा और फिर जाकर कंपनी अटैक कर देगी या फिर कोई पॉलिसी लगाकर उसके इलाके को कब्जा कर लेगी। यहां पर यह चीज होता था। लेकिन यहां पर क्या था कि कुछ राज्य हमारे देश में ऐसे थे जो कि काफी पावरफुल थे। वहां पर जो अंग्रेज थे वो इस तरीके की चीजें नहीं कर सकते थे। तो उसमें से एक राज्य था मैसूर, दूसरा एक तरीके से मराठा राज्य था। मराठा के साथ भी ऐसे ही डायरेक्ट युद्ध हुआ था, ठीक है। तो यहां पर मैसूर जो था, मैसूर काफी पावरफुल स्टेट था। मैसूर एक तरीके से काफी एडवांस भी था। क्यों भाई, क्यों था एडवांस? तो यहां पर जो मैसूर के रूलर थे, कौन? हैदर अली, जिन्होंने 1761 से 1782 तक रूल किया था, और उनके बेटे टीपू सुल्तान 1782 से 1799 तक जिनका रूल था। इनके लीडरशिप में क्या था, मैसूर काफी पावरफुल हो चुका था। मैसूर काफी पावरफुल हो चुका था और ये जो रूलर थे, इन्होंने फ्रेंच लोगों के साथ, फ्रेंच जो यूरोपियन फ्रेंच थे उनके साथ दोस्ती वगैरह बढ़ा करके अपनी आर्मी को भी काफी मॉडर्नाइज किया था। और इनके साथ फायदा इनको एक और था कि ये जो राज्य था, ये आपका राज्य था बॉर्डर स्टेट। बॉर्डर स्टेट कहने का मतलब कि समुद्र से सटा हुआ राज्य था। यहां पर था आपका मैसूर। अब यहां पर ये समुद्र के साथ थे, सटे हुए थे ना, तो यहां पर इनका ट्रेड वगैरह खूब होता था और इनको काफी टैक्स भी मिलता था, काफी पैसा मिलता था। तो मैसूर स्टेट काफी अमीर स्टेट था, पैसे भी खूब आते थे, कोई टेंशन था नहीं। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर 1785 में, 1785 में टीपू सुल्तान ने कह दिया कि अब जो है ना, अंग्रेजों के साथ कोई ट्रेड नहीं होगा। सैंडलवुड, पेपर और इसके साथ ही कार्डामम का ट्रेड नहीं होगा उनके राज्य से, ठीक है। और साथ में लोकल जितने भी व्यापारी थे उनको मना कर दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आपको कोई ट्रेड नहीं करना है, ट्रेड बंद ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। अब इसके साथ ही क्या हुआ, टीपू सुल्तान ने फ्रेंच लोगों के साथ भी रिलेशनशिप अच्छा किया, अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज किया, काफी अपनी आर्मी को बेहतर बनाया। और इसके साथ ही अंग्रेजों ने मैसूर पर कब्जा करने के लिए कुल मिलाकर 4 युद्ध लड़े, कुल मिलाकर 4 युद्ध लड़े। अब यहां पर मैसूर के साथ जो अंग्रेज थे वो सोचते थे कि भाई देखो, ये जो देश है, मतलब कि ये जो राज्य है, ये काफी एक तरीके से क्या है, एरोगेंट है, और यहां के रूलर जो है वो काफी एरोगेंट है। अगर इनको हमने खत्म नहीं किया तो ये लोग क्या करेंगे, हम लोग को चैलेंज करेंगे। तो इसलिए क्या हुआ, इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, इनके साथ 4 युद्ध लड़ा। 4 युद्ध यहां पर देख सकते हैं, 4 युद्ध। और लास्ट में जाकर चौथा युद्ध जो था, जो कि था बैटल ऑफ सेरिंगपटम, यहां पर जाकर अंग्रेज जो थे वो जीतने पाए। और इस युद्ध में ही टीपू सुल्तान की मृत्यु भी हुई थी अपने राज्य को बचाते हुए। अब यहां पर इस तरीके से मैसूर को हराया गया और मैसूर के टीपू सुल्तान को हराकर इसके बाद यहां पर पहले एक फैमिली रूल करती थी, वोडियार फैमिली। तो वोडियार फैमिली को यहां पर रूल में बैठा दिया गया, यहां का रूलर बनाकर बैठा दिया गया और यहां पर मैसूर के ऊपर लगा दिया गया सब्सिडरी अलायंस। अब सब्सिडरी अलायंस क्या है आपको मैंने अभी तुरंत बताया है। और यहां पर हो गया क्या, सब्सिडरी अलायंस, मैसूर आ गया अंग्रेजों के कब्जे में, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बात करते हैं मराठाओं की। अब देखिए यहां पर एक बात समझिए कि जब मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ था, मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद भारत में सबसे ताकतवर जो फौज थी या फिर सबसे ताकतवर जो एक तरीके से एम्पायर था, राज्य था, वो था मराठा राज्य।
अब देखिए मराठाओं की बात करें तो मराठाओं को आपको समझना होगा कि ये कितना पावरफुल स्टेट था कि यहां से शुरू हुआ था। यहां इस इलाके से इनका जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उन्होंने एम्पायर को फैलाना शुरू किया था और धीरे 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 आगे चलते चलते यहां से लेकर इस तरीके से जो ये मराठा पूरा किंगडम था ना, ये इस पूरे भारत पर इतने बड़े इलाके पर कब्जा किए हुए था। इतने बड़ा इलाका जो था वो मराठाओं के कब्जे में था। ये कितना पावरफुल था राज्य, ये इस बात से समझिए कि जो मुगल एम्परर थे, मुगल बादशाह, वो इनसे वेतन लिया करते थे। वेतन पर मराठाओं ने इनको रखा था। ठीक है, तो समझिए कि भाई मुगलों के जाने के बाद भारत में पावरफुल कौन था? दिल्ली पर किसका कब्जा था? दिल्ली पर मराठाओं का कब्जा था। इधर उड़ीसा से लेकर यहां पर राजस्थान के, गुजरात के इलाके सभी पर किसका कब्जा था? मराठाओं का कब्जा था। तो अब यहां पर बात है कि जो मराठा हैं वो सबसे ताकतवर हैं। अब इनको अगर हरा दिया अंग्रेजों ने तो अंग्रेजों का कब्जा पूरे भारत पर हो जाएगा, फिर कोई भी चैलेंज नहीं करने पाएगा। सिर्फ एक आर्मी थी, एक राज्य था जो कि अंग्रेजों को चैलेंज कर सकता था या फिर कर रहा था, वो था मराठा राज्य। तो मराठाओं के साथ कैसे डील किया अंग्रेजों ने, ये देखते हैं। देखिए मराठा जो थे वो काफी पावरफुल थे। 1760 ईस्वी में इतने पावरफुल थे, इतना इलाके पर उनका कब्जा था। ठीक है, और आगे चांस था कि आगे इन इलाकों पर भी वो कब्जा कर ही लेते। लेकिन उनके साथ एक थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या हो गई कि 1761 में 1761 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ये जो युद्ध था ना, इस युद्ध की वजह से मराठाओं की एक बहुत बड़ी आर्मी खत्म हो गई थी। युद्ध हुआ किसके बीच में था? एक तरफ से थे मराठाओं की फौज, दूसरी तरफ से थी अहमद शाह अब्दाली की फौज जो कि अफगानिस्तान का रूलर था। इनके बीच में युद्ध हुआ पानीपत में, जिसमें कि क्या हुआ, मराठाओं की ओर से करीब 1 लाख लोगों की मौत हुई, जिसमें कि सैनिक भी थे और आम इंसान भी थे, आम परिवार के लोग भी थे। और दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली की भी बहुत बड़ी संख्या में फौज एक तरीके से मारी गई थी। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि जो मराठा थे उनकी फौज की एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो मारी गई, और साथ में जितने भी बड़े बड़े लीडर थे, बड़े बड़े जो आपके जनरल वगैरह थे, आर्मी के लीडर थे, वो सब मारे गए। तो यहां पर क्या हुआ, मराठाओं की ताकत बहुत कम हो गई इस युद्ध में हारने की वजह से। और यहां पर इसके 4-5 साल बाद क्या हुआ, अंग्रेज जो थे वो इस बंगाल इलाके पर कब्जा कर लिए। 1764 में यहां पर क्या हुआ, 1764 में युद्ध, 1764 में क्या हो गया, अवध वगैरह पर भी कब्जा हो गया, मुगल एम्परर भी हार गए, बहुत सारी चीजें हो गई। लगभग ये सारी चीजें एक ही साथ हुई। तो यहां पर क्या हुआ, मराठा काफी कमजोर हो गए थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की वजह से। अब इससे क्या हुआ, मराठाओं की ताकत जो है एक और चीज से कम हो गई, या फिर कह सकते हैं एक थोड़ा सा उनके व्यवस्था में बदलाव आ गया कि जो मराठा थे पहले पूना से पूरे भारत के सभी इलाकों पर कंट्रोल किया, चलाया जाता था, शासन किया जाता था। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, आगे चलकर जो मराठा थे वो कई सारे अलग अलग राज्यों में टूट गए। एक तरफ हो गए यहां पर सिंधिया, यहां पर दूसरे हो गए, यहां पर दूसरे हो गए। तो अलग अलग इलाके पर अलग अलग जो मराठा लीडर थे वो राजा के रूप में बैठ गए, और जिनको लीड कौन करता था, पेशवा के द्वारा लीड किया जाता था, जो कि पूना में रहते थे। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, कई सारे आपको अलग अलग डायनेस्टी बन गए मराठाओं के। एक पूरा राज्य से अलग अलग कई सारे राज्य बन गए, जैसे कि सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले, ये सारे। अब इनको मिलाकर मराठा कन्फेडरेसी बनती थी। कन्फेडरेसी एक तरीके का संघ हम कह सकते हैं कि सभी जो मराठा रूलर थे जो कि अलग अलग इलाके में रूल करते थे, वो सब मिलकर एक साथ संगठन बनाकर रूल करते थे। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, अंग्रेजों ने मराठाओं को हराने के लिए क्या किया, 3 युद्ध लड़े। यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर जो फर्स्ट युद्ध लड़ा गया था वो 1782 में 1782 में समाप्त हुआ। लेकिन उस समय मराठा जो थे वो बहुत पावरफुल थे, अंग्रेज उनको डिफीट नहीं करने पाए। एक तरीके से माना जाता है कि अंग्रेजों की ही हार हुई थी। करीब 10 साल तक ये युद्ध चला था और यहां पर मराठाओं को कुछ नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ कि जब सेकेंड एंग्लो मराठा वार हुआ 1803 से 1805 के बीच में, इस समय तक जो अंग्रेज थे ना वो काफी ताकतवर हो चुके थे, अपनी फौज खड़ी कर चुके थे, बहुत चीज कर चुके थे, बहुत चीज हुआ और वो बिल्कुल बहुत ताकतवर हो चुके थे। इस बार क्या हुआ, इस बार
जो मराठा थे उनकी हार हो गई। कैसे हार हुई? यहां का जो उड़ीसा का रीजन है वो मराठाओं से छीन लिया गया और अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। तो अब यहां पर सोचिए, बंगाल कब्जा हो गया, अवध का आधा रीजन कब्जा हो गया, उड़ीसा पर भी कब्जा हो गया, हैदराबाद में भी क्या है, सब्सिडरी अलायंस है। तो इस इतने इलाके पर कब्जा हो चुका है अंग्रेजों का। अब इसके साथ ही क्या हुआ, यहां पर आपकी बहती है एक नदी, यमुना नदी। यमुना नदी जो है यहां पर ऐसे बहता है, यमुना नदी के ऊपर का जो ये इलाका है ना, ये इलाका भी आ गया किसके कब्जे में? ये भी आ गया अंग्रेजों के कब्जे में। यहां से आपको मराठा इस तरफ अब आ गए, वहां पर अब मराठाओं का कंट्रोल नहीं था इस इलाके में, और इस इलाके से मराठा जो थे वो बाहर हो गए। आगे चलकर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, ये थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ। ये हुआ 1817 से 1819 के बीच में, जिसमें कि मराठाओं की पूरी तरीके से हार हो गई। और जो पेशवा थे, पेशवा यहां पर पूना में बैठे हुए थे, इनको वहां से निकाल दिया गया, वहां से कानपुर भेज दिया गया। और कानपुर में यहां पर अब जो थे ये आपको रहने लगे, पेंशन पर रहने लगे। अब यहां पर इस युद्ध के बाद क्या हुआ, यहां पर इस इलाके से ऊपर का लगभग, यहां से आपको लगभग ये सारा इलाका जो था ना, ये आपको अंग्रेजों के कब्जे में आ चुका था। अब यहां पर समझ गए, सॉरी यहां तक इसके नीचे का इलाका, ये पूरा इलाका जो था ना, ये पूरा इलाका अंग्रेजों के कब्जे में आ चुका था। ऊपर वाले इलाके की यहां पर बात नहीं हो रही है, मतलब कि ऊपर वाला ये जो इलाका है ना, ये अभी भी थोड़ा सा फ्री है। ये इलाका जो है ना, ये अभी भी बाकी है। तो यहां पर उतना कुछ हुआ नहीं था, यहां पर आपको डायरेक्टली जाकर डील वगैरह साइन करके कब्जा हो चुका था। ठीक है, तो यहां पर अब आगे बढ़ते हैं। आगे है टॉपिक द क्लेम टू पारामाउंसी। अब यहां पर क्या हुआ कि जब मराठा हार गए, तो मराठाओं के हारने के बाद भारत में कोई भी ऐसी फौज नहीं थी जो कि अंग्रेजों को चैलेंज कर सकती थी। सारे अब छोटे छोटे राज्य बचे हुए थे। अब छोटे छोटे राज्य थे तो इनको, अंग्रेजों को अब कोई टेंशन नहीं था, कोई डर नहीं था। अंग्रेजों को कोई डर नहीं था तो वो एक तरीके से किसी भी राज्य पर हमला कर सकते थे और किसी भी राज्य पर क्या कर सकते थे, कब्जा कर सकते थे। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, अंग्रेजों ने ऐसा किया भी जब अंग्रेजों को लगा कि भाई पूरे इंडिया में, पूरे भारत में सबसे ताकतवर कौन है, अंग्रेज हैं, यानी हम लोग हैं, अब कोई नहीं है, अब कोई टक्कर नहीं देगा। तो अंग्रेजों ने क्या किया, बोला कि अब हम लोग पारामाउंसी की पॉलिसी अपनाएंगे। पारामाउंसी की पॉलिसी मतलब क्या? पारामाउंसी की पॉलिसी मतलब हम लोग सुप्रीम हैं, जिस राज्य पर मन करेगा हमला करेंगे, जिस राज्य पर हम मन करेगा उस पर कब्जा कर लेंगे। तो यहां पर यह पॉलिसी लाया गया था लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा, जो कि इंडिया के गवर्नर जनरल थे 1813 से 1823 के बीच में। और यहां पर इन्हीं के द्वारा पारामाउंसी की पॉलिसी अपनाई गई थी और यहां पर यही चीज होता था। अब यहां पर क्या हुआ कि आगे चलकर 1830s में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक तरीके से, ये तो आगे का बात है। यहां तो मैंने बता दिया कि पारामाउंसी की पॉलिसी में क्या था। पारामाउंसी की पॉलिसी मतलब जिस भी राज्य पर मन करता अंग्रेजों को, उस राज्य पर अंग्रेज कब्जा कर लेते, कोई भी एक तरीके से प्रॉब्लम नहीं था, कोई कुछ नहीं था। अब यहां पर एक और चीज आता है, क्या आता है कि 1830 आते आते तक जो यहां पर अंग्रेज थे उनको एक चीज से डर लगने लगा कि ये जो रशिया है ना, वो रशिया इस तरफ से आकर इंडिया पर कब्जा कर लेगा, इंडिया पर कब्जा कर लेगा रशिया आकर। अब बोलेगा सर यहां कहां रशिया और कहां इंडिया, कैसे कब्जा कर लेगा? तो भाई बात है, 1830 में जो रशिया था ना, वो इतना छोटा नहीं था बल्कि और भी बड़ा था। अब बोलेगा सर ये छोटा है, नहीं भाई बहुत बड़ा है, लेकिन 1830 में और भी बड़ा था रशिया। कितना बड़ा था? तो यहां पर अगर मैं जरा सा क्या करूं, जरा सा मैप में थोड़ा सा चेंज करूं, तो ये जो कजाकिस्तान है ये रशिया का हिस्सा था, उज्बेकिस्तान रशिया का हिस्सा था, यहां पर ये भी ताजिकिस्तान रशिया का हिस्सा था, तुर्कमेनिस्तान रशिया का हिस्सा था, यहां तक रशिया था। कहां तक था रशिया, आप समझ गए? रशिया यहां तक था, पूरा रशिया था, ये सारा रशिया था भाई। ठीक है, तो यहां पर रशिया के बिल्कुल बगल में क्या है, अफगानिस्तान है, और फिर यहां बगल में क्या है, आज न पाकिस्तान है, लेकिन इसके पहले क्या हुआ करता था, इंडिया ही न होता था। तो अंग्रेजों को यह लगता था कि इस तरफ से, यहां से जो रशिया है वो आएगा, घुसेगा और इस तरफ कब्जा कर लेगा इंडिया के कुछ इलाकों में और अंग्रेजों को यहां से निकाल देगा। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर अंग्रेज जो थे उन्होंने बोला कि यार ऐसे तो काम चलेगा नहीं, हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग का इधर कब्जा है ना, इस इलाके पर कब्जा है, हम लोग ही इधर जाते हैं और अफगानिस्तान वगैरह पर कब्जा कर लेते हैं।
मतलब कि ऐसे जगह पर पहाड़ के पास जाकर कब्जा कर लेते हैं जहां से रशिया को आने से हम लोग रोक देंगे। तो इसलिए क्या हुआ, इसलिए अंग्रेजों ने इस तरफ अपनी फौज को बढ़ाना शुरू किया, अफगानिस्तान की तरफ बढ़ाना शुरू किया और अफगानिस्तान के साथ युद्ध लड़ा गया और वहां पर कंपनी का रूल स्थापित कर लिया गया और आगे चलकर 1843 में सिंध पर भी कब्जा कर लिया गया। अब सिंध कहां है भाई, तो सिंध है आज के पाकिस्तान में। यहां पर ये गुजरात और राजस्थान से सटा हुआ जो नीचे का इलाका है ना, ये है सिंध। अब शायद मैप में आपको उतना क्लियर दिख नहीं रहा हो, लेकिन आप समझिए कि गुजरात और राजस्थान से सटा हुआ जो पाकिस्तान का इलाका है वो आपका सिंध होता है। ठीक है, अब यहां पर समझ गए। यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर आपको जरा सा मैप में फिर से दिखाता हूं। यहां पर देखिए हमने क्या देखा, बंगाल कब्जा, अवध का आधा रीजन कब्जा, यहां पर हैदराबाद कब्जा, यहां पर आपको क्या हुआ, मराठाओं से दिल्ली वगैरह कब्जा, फिर आपको ये पूरा इलाका कब्जा, ये सारा चीज कब्जा, मैसूर पर भी कब्जा, सब कब्जा हो गया। फिर ये इधर की ओर बढ़े, ये पूरा इलाका कब्जा, यहां पर सिंध भी कब्जा, यहां पर अफगानिस्तान कब्जा। तो देख रहे हैं धीरे धीरे क्या हुआ, भारत के बहुत सारे अलग अलग इलाकों पर बड़े बड़े जितने भी इलाके थे, राज्य थे, सभी पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। लेकिन यहां पर क्या था, यहां पर जो अंग्रेज थे वो अभी भी बहुत सारे आपके ऐसे छोटे छोटे राज्य थे जिन पर कब्जा अंग्रेजों ने नहीं किया था, जहां पर अभी भी राजा का शासन था। मतलब कि अंग्रेज जो थे वो छूट दिए थे कि जाओ भाई करो शासन, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर क्या हुआ, जब लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बना 1848 में और ये 1856 तक गवर्नर जनरल रहा था, तो क्या हुआ, इसने एक नई पॉलिसी बनाई। पॉलिसी क्या थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी थी। अब इसका क्या मतलब होता है, ये क्या पॉलिसी थी, ये पॉलिसी में था कि कोई भी भारत का राजा अगर उसका बेटा नहीं होता है और वो मर जाता है तो क्या होगा, उसका जो राज्य है वो खत्म हो जाएगा और कंपनी जो है उस राज्य पर कब्जा कर लेगी। ये पॉलिसी बनाई गई। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर यह पॉलिसी के तहत यहां पर कई सारे राज्य थे जिनको कि क्या किया गया, कब्जा कर लिया गया। जैसे कि सतारा 1848 में, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में, झांसी 1854 में और अवध 1856 में। अब यहां पर अवध के साथ थोड़ा सा पॉलिसी डिफरेंट था। अवध के साथ पॉलिसी डिफरेंट क्या था, अवध के साथ पॉलिसी यह डिफरेंट था कि जो अवध है यहां पर क्या डिक्लेयर किया गया, यहां पर एक तरीके से कहा गया कि भाई देखो अवध जो है ना, अवध का नवाब जो है वो सही से शासन नहीं कर रहा है, वो जनता पर अत्याचार कर रहा है और जनता के साथ भेदभाव हो रहा है, बहुत तरीके की जनता को तकलीफें दी जा रही है। इसलिए क्या करते हैं, हमारी ये जिम्मेदारी है, अंग्रेजों की ये जिम्मेदारी है कि हम अवध से नवाब को हटा दें और अवध रीजन पर खुद से कब्जा कर लें। तो इस बहाना को देकर, मिस गवर्नेंस का बहाना को देकर क्या किया गया, अवध के ऊपर कब्जा कर लिया गया और यहां पर अवध किसके कंट्रोल में चला गया, अंग्रेजों के कंट्रोल में चला गया। अब यहां पर एक तरीके से हमने पूरे भारत के अलग अलग इलाके को देख लिया कि कैसे किस इलाके पर कब्जा हुआ था। अब हम आगे अगले टॉपिक में बढ़ते हैं और अब यहां पर देखते हैं कि भाई जो अंग्रेज थे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में या फिर शासन चलाने का जो प्रोसेस है उसमें क्या बदलाव किया था। तो भाई अंग्रेज आए थे यूरोप से, वहां का सिस्टम अलग था। तो अंग्रेज जब आए तो यहां पर बहुत सारे नए सिस्टम लेकर आए। तो सिस्टम में क्या हुआ, क्या बदलाव हुआ, आइए हम जरा सा ये देख लेते हैं। तो यहां पर मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताना चाहता हूं, यानी जो यहां पर आपके बुक में दिया गया है उससे पहले क्या हो रहा था ये जरा सा बताना चाहता हूं। अब ये पूरा भारत का मैप है जहां पर कि अंग्रेजों का कब्जा था। यहां पर जैसा कि मैंने कहा कि बंगाल पर सबसे पहले आए थे अंग्रेज और यहां पर कब्जा हुआ था। तो जब बंगाल में आए थे तो यहां पर क्या था, बंगाल का गवर्नर हुआ करता था और साथ में यहां पर आपको मद्रास के कुछ इलाकों पर अंग्रेजों का कब्जा था और साथ में यहां पर बॉम्बे के कुछ इलाकों पर कब्जा था। तो तीनों जगहों पर क्या होते थे, गवर्नर होते थे। बाद में अंग्रेजों ने अपना सिस्टम चेंज किया और क्या कर दिया, बंगाल में गवर्नर जनरल बना दिया। फिर आगे चलकर और भी सिस्टम चेंज हुआ और क्या हो गया, बंगाल के लिए गवर्नर, मद्रास के लिए गवर्नर और बॉम्बे के लिए गवर्नर और पूरे सभी इलाकों को मिलाकर क्या, गवर्नर जनरल भारत के लिए। और फिर आगे चलकर क्या हो गया, वाइसराय बनाया गया, वाइस रॉय। अब ये क्या था, अब यहां पर जरा सा समझिए ये कैसे कैसे सिस्टम बदला, ये हम बता रहे हैं। जब शुरू अंग्रेज आए थे तो यहां पर बंगाल के कुछ इलाकों पर कब्जा था। तो क्या होता था, यहां पर सबसे हेड जो पर्सन होता था वो गवर्नर होता था। मद्रास में भी कुछ इलाकों पर अंग्रेजों का कब्जा था तो यहां भी गवर्नर होता था। बॉम्बे में भी कब्जा था तो यहां पर भी गवर्नर होता था। आगे चलकर जब बंगाल बहुत बड़ा हो गया, आपको फिर क्या हो गया, आपको जब
जब यहाँ के जो अवध के रीजन पर कब्जा हो गया और इधर के उड़ीसा वगैरह पर कब्जा हो गया, तो यहां पर बंगाल में बना दिया गया गवर्नर जनरल। फिर जब बहुत बड़ा हो गया ना, इंडिया के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा हो गया, तो पूरे इंडिया के लिए एक पद बनाया गया गवर्नर जनरल, जो कि पूरे इंडिया का हेड होगा और हर एक प्रेसिडेंसी के लिए, हर एक इलाके के लिए क्या होगा, गवर्नर होगा। और फिर आगे चलकर जब क्या हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई और फिर यहां पर अंग्रेज सरकार का शासन हो गया, तो फिर आ गया कौन, वाइसराय, जो कि पूरे इंडिया का हेड होता था। अब यह चीज मैं थोड़ा सा इसलिए बैकग्राउंड बता रहा था ताकि आप जरा सा समझिए कि यहां पर क्या सिचुएशन है। अब यहां पर यही चीज कहा जा रहा है जो कि मैंने कहा कि जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी उनको डिवाइड किया जाता था एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में, जिनको कि प्रेसिडेंसी कहा जाता था। तो जैसे कि आज हमारे देश में क्या होता है, राज्य होते हैं, उसी तरीके से जो ब्रिटिश काल था उस समय में ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, पूरे भारत को प्रेसिडेंसी में बांट दिया था, जहां पर हर प्रेसिडेंसी का एक गवर्नर होता था। यहां पर आप 3 हिस्से देख रहे होंगे पूरे भारत के। एक हिस्सा आपको यहां से ऐसे शुरू होकर यहां से यहां तक जाता है, यह हिस्सा क्या है, यह हिस्सा है आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी। और फिर एक हिस्सा नीचे यहां साउथ में देख रहे हैं, यहां से यहां तक, ये क्या है, यह है मद्रास प्रेसिडेंसी। और बाकी का ये जो पूरा हिस्सा है ना भारत का, यह है बंगाल प्रेसिडेंसी। अब ये देखिए बाद में आगे चलकर कई सारी 8 कुल मिलाकर प्रेसिडेंसी बन गई, लेकिन उस समय की बात हो रही है, मतलब 1857, 60, 70 की बात हो रही है। उस समय 3 प्रेसिडेंसीज थी, ठीक है। आगे चलकर पंजाब भी प्रेसिडेंसी बन गया और फिर कई सारे और भी प्रेसिडेंसी बन गए। बर्मा जो है वो भारत के एडमिनिस्ट्रेशन से अलग हो गया, कई सारी चीजें हुई थी, ठीक है। अब यहां पर देखें तो यहां पर वही चीज कहा जा रहा है जो कि मैं कहता हूं। यहां पर जितनी भी प्रेसिडेंसी थी, हर प्रेसिडेंसी का एक गवर्नर होता था, और जो पूरे इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन होता था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसका हेड कौन होता था, गवर्नर जनरल। कौन भाई, गवर्नर जनरल। मैंने आपको बता दिया था, समझा दिया। तो ये पूरा आपका सिस्टम था ओवरऑल कि भाई टॉप से मैनेजमेंट कैसे चल रहा है। इसके बाद क्या है, इसके बाद हम नीचे लेवल पर देखते हैं कि क्या चेंजेस हुए थे। तो इसमें देखिए चेंजेस जो थे वो वॉरेन हास्टिंग के द्वारा काफी सारे किए गए थे, या फिर इनके शासनकाल के दौरान काफी सारे किए गए थे। वॉरेन हास्टिंग एक तरीके से भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे, और ये 1773 से 1785 तक गवर्नर जनरल थे भारत के। अब यहां पर बात करें तो यहां पर 3 प्रेसिडेंसी तो आप जान गए, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे में हुआ था, 3 प्रेसिडेंसी थे। अब यहां पर 1772 से नया सिस्टम आया। 1772 से जस्टिस के मामले में काफी सारे चेंजेस आए, नया सिस्टम आया। क्या नया सिस्टम आया कि भाई देखो भारत में जो डिस्ट्रिक्ट बना दिए गए, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट बना दिए, मतलब जो अंग्रेज थे उनका एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था कि भाई डिस्ट्रिक्ट बना दो। डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या किया गया, 2 कोर्ट बनाए गए। 2 कोर्ट कौन कौन से, पहला तो क्रिमिनल कोर्ट और दूसरा सिविल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट को कहा जाता था फौजदारी अदालत, सिविल कोर्ट को दीवानी अदालत कहा जाता था। जो क्रिमिनल कोर्ट होता था उसमें क्या होता था, उसमें काजी और मुफ्ती जो थे वो फैसला सुनाते थे। यानी काजी और मुफ्ती पुराने जमाने में जैसे सिस्टम चलाते थे अभी भी वैसे ही चला रहे थे, अंग्रेजों के समय में भी। लेकिन जो यहां पर आपका सिविल कोर्ट था उसमें मौलवी होते थे और हिंदू पंडित होते थे। ये अंग्रेजों को अपने धर्म का नियम कानून एक्सप्लेन करते थे या फिर इंटरप्रेट करते थे यहां पर। और फैसला कौन सुनाता था, फैसला यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सुनाते थे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मतलब जो आज आप डीएमडीसी देखते हैं ना, उनकी बात हो रही है। उस समय भी डीएमडीसी होते थे, वही फैसला सुनाते थे। अब यहां पर देखिए हिंदू पंडित के साथ एक थोड़ी सी परेशानी थी, वो आपके बुक में दी गई है। एनसीईआरटी वाला वीडियो अगर आप देखिएगा तो अच्छी तरीके से वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया है कि यहां पर हिंदू पंडित जो थे वो कई सारे अलग अलग स्कूल ऑफ टीचिंग को फॉलो करते थे। मतलब कि कोई वैष्णव धर्म मानता है, कोई शैव धर्म मानता है, कोई कबीर को फॉलो करता है, मतलब और इसी तरीके से अलग अलग धर्म को लोग मानते हैं हिंदू धर्म में ही। तो हर एक नियम कानून को अलग अलग तरीके से अलग अलग इलाके में माना जाता है। तो इसके लिए अंग्रेजों ने क्या किया कि भाई पूरे जितने भी प्रकार के लॉ थे उनको मिलाकर एक कंसाइज लॉ बनवाया, बहुत सारी चीजें की, तब फिर यहां पर जाकर सुधार हुआ। तो ये चीज अगर डिटेल में देखना है तो एनसीईआरटी वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक और नाम आया, कौन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में कलेक्टर क्या होता है, कलेक्टर मतलब जो कलेक्ट करता है। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो सबसे बड़ा जिम्मेदारी था वो जिम्मेदारी था टैक्स कलेक्ट करना, रेवेन्यू कलेक्ट करना। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था उसकी ये भी जिम्मेदारी थी कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर को बनाकर रखे, अपने साथ में जो जजेस हैं, पुलिस हैं, ऑफिसर्स हैं, दरोगा हैं, सबको मैनेज करे, सबकी मदद से क्या करे, जो लॉज
है उनको बनाकर रखे, लॉ एंड ऑर्डर को बनाकर रखे। इसके साथ ही क्या हुआ, 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट। अब ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, देखिए यहां पर क्या है कि अंग्रेज जो थे वो हर 10-15 साल में सुधार लाते थे अपने नियम कानून में, और उनमें क्या होता था, उसको एक नाम दिया जाता था। तो 1773 में जो कानून आया था उसको कहा गया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसी तरीके से और भी आए थे तो उसका अलग अलग नाम दिया गया था। अब यहां पर जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसके हिसाब से 1773 में जो आया था 1773 में, इसके हिसाब से क्या किया गया, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। इसके साथ ही आपको कोर्ट ऑफ अपील भी बनाया गया कलकत्ता में। ये आपको कई सारे चेंजेस किए गए। अब इसके बाद बात करें तो ये जो मैप है ये तो आपने देख ही लिया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहां पर अब हम देखते हैं कंपनी आर्मी। कंपनी आर्मी मतलब क्या, मतलब कि देखो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने क्या किया, आर्मी में भी कई सारे सुधार किए, कई सारे चेंजेस किए, अपने हिसाब से चेंजेस किए। अब देखिए यहां पर जरा सा समझिए, यहां पर क्या होता था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके आने से पहले जो भारत में आर्मी जो थी वो आपको कैसे होती थी, कैसे वो भर्ती वगैरह होती थी, ये प्रोसेस आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको यहां पर। अब देखिए यहां पर क्या होता था, सबसे पहले जो आपको मुगल एम्पायर था, मुगल एम्पायर में होते थे कैवेलरी मैन। कैवेलरी मैन मतलब घुड़सवार सैनिक होते थे। तो जो मुगल आर्मी थी उसमें घुड़सवार सैनिक ज्यादा होते थे, बहुत ज्यादा संख्या में होते थे, समझ गए। अब यहां पर घुड़सवार सैनिक मुगल आर्मी में होते थे, लेकिन पैदल सैनिक बहुत कम होते थे। क्यों भाई पैदल सैनिक कम क्यों होते थे, क्योंकि देखो भारत में कई सारे जमींदार होते थे छोटे छोटे, कई सारे आपको छोटे छोटे राज्य होते थे। तो जब भी मुगल आर्मी को पैदल सैनिकों की जरूरत होती थी तो वो इन लोगों से मांग लिया करती थी, कहीं पर हमला करना होता था तो साथ में लेकर चली जाती थी। जब मुगल आर्मी, मुगल जो एम्पायर थी वो धीरे धीरे डाउन हो गई, कमजोर हो गई, तो उसके बाद क्या हुआ, कई सारे अलग अलग जो राज्य थे वो खुद को आजाद करने लगे, जैसे कि अवध, बनारस और भी बहुत सारे राज्य। तो जब ये लोग आ गए तो इन्होंने क्या किया, जो किसान थे किसानों को अपनी आर्मी में भर्ती करना शुरू किया, उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया और उनका प्रोफेशनल आर्मी तैयार करना शुरू किया। ठीक है, तो अंग्रेज जब आए, अंग्रेज जब पूरे इलाके पर कब्जा कर लिए तो उन्होंने भर्ती प्रोसेस में कोई चेंज नहीं किया और उसी तरीके से क्या करने लगे, लोगों को भर्ती करने लगे, ट्रेनिंग देने लगे और उसी तरीके से सभी लोग काम करने लगे। लेकिन क्या हुआ, आगे चलकर 1820 आते आते तक जो ये पुराना सिस्टम था जहां पर पुराने तरीके से सैनिकों को भर्ती, ट्रेनिंग सारी चीजें होती थी, उससे प्रॉब्लम होने लगा। प्रॉब्लम क्या होने लगा कि अब जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो उसको सुधार की जरूरत थी। क्यों सुधार की जरूरत थी भाई, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैनिक थे वो आपको बर्मा में फाइट कर रहे थे, अफगानिस्तान में, इजिप्ट में, सभी जगहों पर फाइट कर रहे थे, जहां पर सैनिक, जो दूसरी पार्टी के सैनिक थे ना, वो आपको तलवार और भाला वगैरह से युद्ध नहीं लड़ते थे, घोड़े चलाकर युद्ध नहीं लड़ते थे, बल्कि इस तरीके से क्या करते थे, बंदूकों का इस्तेमाल करते थे। इस तरीके के बंदूक का इस्तेमाल करते थे और इन बंदूकों को क्या कहा जाता था, मस्केट एंड मैचलॉक कहते थे। क्यों भाई, ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो बंदूक होता था उस समय का, शुरू में जो बंदूक आया था, यहां पर पहले क्या भरना होता था, यहां पर पहले बारूद भरना होता था, फिर छर्रे डाले जाते थे, फिर यहां से आग लगाया जाता था, फिर गोली चलाई जाती थी। इस तरीके से यह बंदूक काम करता था। तो यहां पर ये सैनिकों को दिया जाने लगा। सैनिकों को क्या किया गया, अब आपको एक यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर के तहत जैसा यूरोप में ट्रेनिंग होता था वैसा ट्रेनिंग दिया जाने लगा, यूरोप में जैसा ड्रेस होता था वैसा ड्रेस दिया जाने लगा। आप देख सकते हैं यूरोपियन स्टाइल ड्रेस सैनिक पहनकर खड़े हैं उस समय के। और इसके साथ ही क्या होने लगा, इसके साथ ही और भी कई सारे सुधार किए गए। अब यहां पर क्या हो गया, जो आर्मी थी उसमें भी चेंजेस किए गए, यूरोपियन स्टाइल आर्मी बना दिया गया सभी आर्मी को। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर कंक्लूजन क्या आता है, कंक्लूजन हमने क्या देखा इस चैप्टर में, मेन पॉइंट ये देखा कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे जो कि यहां ट्रेड करने आए थे, किस तरीके से अलग अलग इलाके पर कब्जा करते गए और भारत के पूरे इलाके पर वो मालिक बनकर बैठ गए, राजा बनकर बैठ गए। और यहां पर बात करें तो 1857 में, 1857 तक क्या हुआ था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत के 63%
63% जो इलाके थे उस पर कब्जा मतलब शासन कर रही थी, और इसके साथ ही 78% जो जनता थी भारत की उस पर शासन कर रही थी। भारत मतलब कि भारत सिर्फ आज का भारत नहीं, बल्कि उसमें बांग्लादेश भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है, सभी शामिल है, तब उसके बाद भारत की बात हो रही है। तो इस इतने बड़े इलाके पर कब्जा कर चुकी थी, कब तक? 1857 तक। बहुत सारे इलाके ऐसे थे, मतलब कि कुल मिलाकर करीब आपको 37% आज का इलाका ऐसा था जो कि 1857 के बाद अंग्रेजों के कब्जे में आया, पहले कब्जे में नहीं था। तो वहां पर अंग्रेज जो थे वो बाद में कब्जा करने पाए थे। तो यहां पर हमने शॉर्ट में देखा इस चैप्टर में कि किस तरीके से अंग्रेजों का कब्जा भारत के अलग अलग इलाके पर हुआ, अलग अलग राज्यों पर कब्जा हुआ। चैप्टर यहां पर खत्म होता है। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को एनसीईआरटी बुक से नहीं देखा है तो एनसीईआरटी बुक से पढ़ने के लिए आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में इस चैप्टर का जल्दी ही सॉल्यूशन भी आ जाएगा, तो उस सॉल्यूशन के लिए भी आप क्या कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर तो कर दीजिए, साथ में क्या कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।